नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 7.5 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.5 का जो बेसिक पार्ट है वो क्या दिया गया है यहाँ पे। आओ जाने हमको क्या क्या पता करना है, क्या जानना है। केंद्रीय प्रवृत्तियों का मापन क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। सर्वेक्षण में प्राप्त सांख्यिकी सामग्री से सामान्यतः एक गुणधर्म मिलता है। सामग्री में किसी संख्या के आसपास अन्य संख्याएं एकत्रीकरण दिखता है। समूह के इस गुणधर्म को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, जितना भी हमको डेटा दिया रहता है तो उसका कोई एक बीच का जो मिलता है ना, उसको ही हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति कहेंगे। समूह में जिस संख्या के आसपास अन्य संख्या एकत्रित होती है वह संख्या उस समूह का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब एक नेता के हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी संख्या को केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन कहते हैं। सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित माप या परिमाण प्रमुखता से उपयोग में लाए जाते हैं। तो कौन कौन सा माप या कौन कौन सा परिमाण है। सबसे पहला परिमाण है, सबसे पहला माप है माध्य, दूसरा है माध्यिका, यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका, और तीसरा है बहुलक। बहुलक ये तीनों चीज हमको यहाँ पे समझना है और इनका उपयोग करके केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किया जाता है। तो उसमें से सबसे पहले समझते हैं माध्य या मीन क्या होती है। कच्ची सामग्री में दिए गए आंकड़ों की औसत को उस सामग्री का माध्य कहा जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, माध्य क्या होता है, जो हम लोग औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसी को क्या कहा जाएगा, माध्य कहा जाता है। तो सामग्री का माध्य क्या होगा, सामग्री के सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे में सामग्री के प्राप्तांकों की कुल संख्या। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला गया, ये योगफल है और ये है कुल संख्या। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं क्या दिया गया, 25, 30, 27, 30 तथा 25 इन प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करें। तो हमको पता है कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, प्राप्तांकों का योगफल। तो इससे योगफल का मतलब क्या हो गया, ये सबको जोड़ दो, 25 धन 30 धन 27 धन 23 धन 25, ये सबको जोड़ दिया और कुल संख्या कितनी हो जाएगी, देखोगे 1 2 3 4 5, मतलब गिन करके आप पे 5 आ जाएगा। अब 25 30 27 23 और 25 को जोड़ने पे 130 आता है, बटे में 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 130 में 5 का भाग दोगे तो 26 आ जाएगा। तो माध्य क्या बनेगा हमारा, 26 आ जाएगा। इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से हम औसत भी निकालते थे। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 में समझते हैं कि इसमें कैसे माध्य हम लोग ज्ञात करेंगे। क्या बोला गया है, 9वीं कक्षा के 35 विद्यार्थियों को प्रथम सत्रांत परीक्षा में बीजगणित में 40 में से प्राप्त अंक निम्नलिखित है, इस आधार पर अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो कि पहले विद्यार्थी को 40 नंबर मिले हैं, दूसरे विद्यार्थी को 35 अंक मिले हैं, तीसरे विद्यार्थी को 30 अंक मिले हैं, चौथे विद्यार्थी को 25 अंक मिले। इसी तरीके से सबको अंक मिला है, यहाँ पे 35वें विद्यार्थी को 16 अंक मिले हैं। तो हमको इसका माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये सबका टोटल करने के बाद में, जितना भी ये दिया गया सबका टोटल करने के बाद में, फिर ये कितना विद्यार्थी है, 35 विद्यार्थी है, तो 35 से भाग देंगे। लेकिन आप लोग देखोगे यहाँ पे अगर सबका टोटल करने जाएंगे तो हमको काफी समय लगेगा और हमारे लिए काफी कठिन भरा होगा। तो इसके लिए देखोगे हमने यहाँ पे पहले ये लिख लिया है कि कौन से विद्यार्थियों को कितने अंक मिले हैं। उसको इस तरीके से हम लोग टेबल बना करके करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे हल में क्या दिया गया है, यहाँ प्राप्तांकों की संख्या अधिक होने के कारण योग तो कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं, लेकिन ये कार्य करना कठिन होगा। यहाँ 3 विद्यार्थियों के प्राप्तांक प्रत्येकी 30 है, उनके अंकों का योगफल 30 धन 30 धन 30 बराबर 90 करने की अपेक्षा इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। एक विद्यार्थी को 30 मिला है तो 3 विद्यार्थी को कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये करना हमारे लिए सुविधाजनक होगा। इसके लिए बारंबारता सारणी उपयोगी है, मतलब यहाँ पे हम लोग बारंबारता सारणी से इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखोगे 14 कितने लोगों को मिला है, देखोगे 14 एक लोगों को मिला है।
यहाँ पे देखोगे अंक है 14 और कितने विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है। फिर 15 कितने लोगों को मिला है, देखोगे 15 दो लोग हैं। फिर 16 कितने लोग हैं, 16 देखोगे एक है, दो है, तीन है, चार है और ये 5 है। देखोगे 16 5 लोगों को मिला है। इसी तरीके से देखोगे ये सब का यहाँ पे दिया गया है और हमको इसको फिल करना है बस। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 1 2 5, ये इस तरीके से सबको जोड़ दो। देखोगे 1 2 3, 3 5 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 22 23, 24 25, 25 4 29, 29 3 32, 3 ये आ जाएगा हमारा 35 ना। अब यहाँ पे सबका टोटल करना है। देखोगे 14 में 1 का गुणा किया तो 14, 15 में 2 का गुणा हुआ तो 15 दूनी 30, फिर 16 में 5 का गुणा हुआ तो 16 पंचे 80, 17 में 2 का गुणा हुआ तो 34, 20 में 3 का गुणा हुआ तो 60, 23 में 2 का गुणा हुआ तो 23 दूना 46, 25 में 3 का गुणा हुआ तो 25 तिया 75, 30 में 3 का गुणा हुआ तो 30 तिया 90, फिर 35 में 2 का गुणा हुआ तो 70, 36 में 2 का गुणा हुआ तो 36 दूना 72, उसके बाद 37 में 4 का गुणा हुआ तो 37 चौक 100, फिर 39 में 3 का गुणा हुआ तो 117, 40 में 3 का गुणा हुआ तो 120, इस तरीके से आ जाएगा। अभी इसको जोड़ दोगे ना तो आ जाएगा 14 30 80 34 60 46 75 90 70 72 130 117 120 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 956 आ जाएगा। हमको क्या पूछा गया, माध्य पूछा गया ना, तो माध्य को हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरीके से चिन्ह द्वारा दर्शा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में एन, इस तरीके से आ जाएगा ना। ये देखोगे ये यही बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 956 बटे में 35 कर दोगे, अभी आ जाएगा हमारा माध्य। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे समझते हैं संख्या शास्त्र में इसको बोलते हैं सिग्मा। देखोगे सिग्मा में जो है ये एन नेचुरल नंबर है और आई का मान 1 है। इस चिन्ह का प्रयोग करना सुविधाजनक होता है। यहाँ पे जो सिग्मा है इसमें क्या होता है, एफ आई एक्स आई, इसका अर्थ समझ लेते हैं। आई जो है ये क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक संख्या होती है। एफ आई प्रत्येक विद्यार्थी को एक्स आई अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे देखोगे एफ आई कौन सा बनेगा, ये एफ आई हो जाएगा और ये एक्स आई हो जाएगा ना। ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये प्राप्तांक है। इसको सिग्मा इस चिन्ह के योग के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे आई का 1 से n का मान के लिए n पदों का योगफल निश्चित करता है। कहने का क्या मतलब है, देखोगे यहाँ पे एफ आई एक्स आई मतलब इसका गुणा करेंगे, एक्स आई का मान ये है और एफ आई का मान ये है, दोनों का गुणा यहाँ पे कर दिया तो ये n आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 956 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग माध्य निकालते तो माध्य का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा या समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में एन। तो ये 956 बटे में 35 करेंगे, जब इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 27.31 लगभग आएगा। तो दी गई सामग्री का माध्य कितना आ जाएगा 27.31। तो कहने का क्या मतलब है, अगर छोटा दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली प्लस करके कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको ज्यादा संख्या दिया गया, ज्यादा सामग्री दी गई है तो उसको हम लोग बारंबारता बंटन सारणी बना करके उसके बाद में करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा समझते हैं माध्यिका क्या होती है। सामग्री की संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर मध्य भाग में आने वाली संख्या को उस सामग्री की माध्यिका कहते हैं। मतलब पहले हम लोग जितनी भी संख्या दी गई है आरोही क्रम में लिख लेंगे, बढ़ते से कम या तो कम से ज्यादा, इस तरीके से लिख लेंगे। और जो बीच में आ जाएगी संख्या उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। सामग्री में प्राप्तांकों की संख्या यदि सम संख्या हो तो मध्य भाग में आने वाली दो संख्याओं का औसत माध्यिका मानी जाती है। तो अगर सम संख्या है, देखो यहाँ पे दो चीज दिया गया है, एक सम संख्या बोला गया है तो दूसरा क्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगी। तो हमको यहाँ पे दो नियम को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया गया, 72 66 87 92 63 78 54, इस सामग्री की माध्यिका निकालो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए गए प्राप्तांकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में लिखोगे। देखोगे 54 से बड़ा 63, 63 से बड़ा 66, 66 से बड़ा 72, 72 से बड़ा 78, 78 से बड़ा 87, 87 से बड़ा 92। अब इसमें हमको क्या ढूंढना है, देखोगे यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 3 यहाँ से छोड़ दो,
3 पीछे से छोड़ दो तो बीच वाली जो संख्या आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। देखोगे इस रचना में चौथे क्रमांक पर आने वाली संख्या 72 मध्य में है। मतलब देखोगे यहाँ पे 72 मध्य में है, इसलिए दी गई सामग्री की माध्यिका 72 है। सिंपल सा है ये। तो कहने का क्या मतलब है, जो बीचों बीच होनी चाहिए। अब उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं 30, 25, 32, 23, 42, 36, 40, 33, 21, 43 इस सामग्री की माध्यिका निकालो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिख दिए इसको। अब यहाँ पे गिनते देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे देखेंगे 10 है, तो देखोगे यहाँ से अगर मान लो मैंने 4 छोड़ दिया, यहाँ से 4 छोड़ दिया, ठीक है, बीच में क्या बचता है, ये आएगा 2 संख्या आ जाएगी। और अगर मैं 5 छोड़ देता, इधर से 5 छोड़ देता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 छोड़ेंगे, यहाँ से 4 छोड़ेंगे, बीच वाला कितना बचेगा, 32 और 33। यही आ गया ना, सम संख्या हो तो मध्य भाग में आने वाली 2 संख्याओं का औसत, मतलब इसका औसत निकालना पड़ेगा हमको। देखोगे यहाँ पे वही लिखा है, यहाँ प्राप्तांकों की संख्या 10 अर्थात सम संख्या है, इसलिए 5वीं और 6वीं 2 संख्याएं मध्य भाग में आती है। बीच में कौन सा आ जाएगा, 32 और 33। यह संख्याएं क्रमशः 32 तथा 33 है। तो सामग्री की माध्यिका क्या हो जाएगी, इसका औसत निकाल दो। 32 धन 33 बटे में 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 65 बटे में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 32.5 आएगा इसका माध्यिका। अब तीसरे में क्या बोला गया है, मोड या बहुलक। बहुलक क्या चीज होती है, सामग्री में सर्वाधिक बार आने वाला प्राप्तांक ही उस सामग्री का बहुलक होता है, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा बार आया रहेगा। तो देखोगे उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया गया, 90, 55, 67, 55, 75, 75, 40, 35, 55 और 95 इस सामग्री का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने के बाद में ये चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, यह जानना आसान होगा। तो सामग्री का आरोही क्रम में लिखा देखोगे 35, 40, 55, 55 3 बार आया है, यहाँ पे 75, 75 2 बार आया है। तो देखोगे 35 जो है 1 बार है, 40 1 बार है, 55 3 बार है, 67 1 बार है, 75 2 बार है और 90 1 बार है, 95 1 बार है। तो सबसे ज्यादा किसका है, 55 का है। 55 सर्वाधिक बार आया है, इसलिए बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 55 आएगा। उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं, किसी कारखाने के मजदूरों की आयु तालिका में दी गई है। तो कहने का क्या मतलब है, 19 वर्ष वाले 5 मजदूर है, 21 वर्ष वाले 15 मजदूर है, 25 वर्ष वाले 13 मजदूर है, 27 वर्ष वाले 15 मजदूर है, 30 वर्ष वाले 7 मजदूर है। यहाँ पे कौन से मजदूर ज्यादा है, 21 वर्ष वाले मजदूर ज्यादा है और 27 वर्ष वाले मजदूर ज्यादा है। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया, इस आधार पर मजदूरों की आयु का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसके हल में क्या आ जाएगा, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 15 है, परंतु यह बारंबारता 2 प्राप्तांकों की है, मतलब 21 वर्ष वाले का भी है और 27 वर्ष वाले का भी है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 21 तथा 27। इसलिए आयु का बहुलक 21 वर्ष तथा 27 वर्ष। दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 7.5 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संख्या 7.5 का बेसिक पार्ट मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।